धर्मेंद्र से भाग जा रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये लड़ाई वापस धर्म और जाति पर ही आ गई है। आप बात पीडीए की कर रहे थे, आप बेरोजगारी, महंगाई, जिससे जनता सरोकार रखती है, लेकिन अब तो यहां पर मुद्दे ही कुछ और होंगे। कैसा दिख रहा है आगे आने वाले चरणों में? पूजा जी, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस देश के सामने झूठी और छिछली जानकारी दे रही हैं। इससे देश का ना भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना इस देशवासियों का भला होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सामाजिक न्याय की बात है, जो आर्थिक असमानता की बात है, जो शैक्षिक असमानता की बात है, जो राजनीतिक भागीदारी की बात है, ये बातें सारी संविधान में लिखी गई हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो संविधान मानते हैं, ना संविधान बचने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो इनका संविधान में कोई विश्वास तो है नहीं। अगर संविधान में विश्वास होता तो शायद इस तरह की बात नीति जैन जी यहाँ पे नहीं करती हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं प्रधानमंत्री जी के बयान पे आता हूं। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, अगर उस देश के प्रधानमंत्री किसी देश के एक कम्युनिटी के लिए इस तरह का बयान देते हैं, तो इससे ज्यादा निम्न स्तर का बयान पूरे दुनिया में किसी देश ने देखा भी नहीं होगा। तानाशाही वाले देश में भी ऐसा बयान नहीं आया होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो पूंजीपतियों को बचाने के लिए माताओं के मंगलसूत्र का उपयोग करेंगे, उसका एक कहते हैं नहीं, शेल्टर लेंगे। ये मुझे लगता है कि सबसे घटिया बात हो सकती है राजनीति में। इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता है। अब जो आप कह रही हैं कि आर्थिक असमानता है, आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में मात्र 22 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। ये आर्थिक असमानता नहीं है? तो इस आर्थिक असमानता को अगर आप नहीं खत्म करोगे तो इस देश में महंगाई नहीं खत्म होगी, इस देश में रोजगार का सृजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर अडानी इस देश में एक दिन में 1600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं और इसी देश का किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या कर लेता है, इसको बोलते हैं आर्थिक असमानता, जिसे दूर करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नियति है, ना कोई नेता है, ना उनको कोई समझ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर आप सर्वे नहीं कराओगे, आर्थिक सर्वे नहीं कराओगे, आप सामाजिक स्तर का सर्वे नहीं कराओगे, यानी कि जाति जनगणना नहीं कराओगे, तो आपको असली हकीकत पता ही नहीं चलेगी। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है और इसीलिए ये मुद्दा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रखा गया, ये कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाह रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के साथ नहीं, जिस बयान का जिक्र आप यहाँ पीएम ने जिस तरह से ये बात आप ही मनमोहन सिंह के ही बयान के आधार पर जो कहा है, मैनिफेस्टो और कांग्रेस का उसको आधार बनाया जा रहा है, इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया है। भाई, उनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां कहा गया है कि किसी अल्पसंख्यक या मुसलमान को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी? ये मुझे बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान नाम का भी कोई चीज है। हमारा घर है, आपका घर है, हम दूसरे को कैसे दे देंगे? मुझे बता दीजिए। इस देश में अधिग्रहण कानून होता है, अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण का कानून है ना। तो जमीन अधिग्रहण के तहत अगर किसी की जमीन लेते हो तो उसके बदले मुआवजा देते हो आप। ये तो सरकारी कामकाज है। तो जमीन अधिग्रहण तो इस देश में हो भी रहा है। तो हम तो कल को ये कहते हैं कि मोदी जी ने जो हाईवे बनाया, किसानों की जमीन पूरी छीन ली। लेकिन धर्मेंद्र जी, सोशो इकोनॉमिक सर्वे बिहार में भी हुआ, लेकिन वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इतना आसान है भारत में, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि इतनी आर्थिक असमानता है यहाँ भारत में। रीडिस्ट्रीब्यूशन को आप समझिए पहले। जैसे मैंने कहा कि अडानी जी ऐसा क्या काम करते हैं जिनको एक दिन में 1600 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। तो अगर उसी अडानी की कंपनी में कोई मैनेजर है जिसको मिलना चाहिए 1 लाख रुपए और उसे मिलना 50,000 रुपए, तो उसे 1 लाख क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। किसी शैक्षिक संस्थान में, मान लीजिए शैक्षिक संस्थान पूरे साल में 500 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसी शैक्षिक संस्थान का जो कर्मचारी है उसे 1500 रुपए मिल रहा है, 15,000 रुपए मिल रहा है। मान लीजिए आपका चैनल है, आपके चैनल की नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है पूरे साल का, और वो मैं समझती हूँ, वो मैं समझ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इज दैट वेरी इजी टू बी डन, या फिर मैनिफेस्टो में बस लिख देना है, वादे कर देने हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन कोई इतना छोटा काम नहीं है कि, और ऐसा संभव ही नहीं है। That's what I'm saying. It's not that easy. अब सुनिए, टेक्निकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो असमानता है, असमानता 75 साल से आई है। मैं आपको उदाहरण फिर बता रहा हूँ, शिक्षण संस्थानों का बता रहा हूँ। इस देश में 27% आरक्षण ओबीसी को है, 21% एससी को है, 2% एसटी को है, यानी 50% आरक्षण है। और देश को आजादी हुए 75 साल हो गए, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी 1% प्रोफेसर में ओबीसी और एससी के लोग नहीं आते हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं।
भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी और सातिराना अंदाज से इन सब बातों को ढकने का प्रयास करती है कि ठीक है, हिमराज राम, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक सर्वे की तो बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो